हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। हमने कल आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया था, ठीक है। प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में आपको बताया था, उससे रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जो विद्यार्थी इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो अपना पॉज करके आंसर देंगे, बाकी मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड का मैं समय दूंगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा आपका है। उसके बाद मैं आपको आगे आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। Which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India 2017, ठीक है। तो ये आप देखिए। उसके बाद देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। ये आपका देखिए 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। तो आप बताइए इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको बताना है, फिर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हमने बताया था कल, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था विचार की स्वतंत्रता। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 हमने क्या बताया था, स्वतंत्रता बताई थी, ठीक है। और ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, हमने आर्थिक न्याय बताया था, ठीक है। न्याय कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो पहला आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब 3 न्याय बताया गया है, ठीक है, प्रियम्बल में, उद्देशिका में, ठीक है। और स्वतंत्रता किसकी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सन्निहित नहीं है प्रस्तावना में? तो आर्थिक स्वतंत्रता सन्निहित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक न्याय होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता आर्थिक नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश का पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। इतने पे ही पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, ठीक है। तो हम राज्य के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, ये कह रहा है हिस्सा है। तो क्या हिस्सा है ये देखते हैं। फिर क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन देखिए, हम संसद के सदस्य इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भी, हम संविधान सभा के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, भारत के में संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। तो भारत की प्रस्तावना जब हमने पढ़ा है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ठीक है, वहाँ पे देखिए हमने पूरा ये जो है पहला ऑप्शन जो है वो पूरा मिल रहा है, ठीक है। इस संविधान को आखिरी में क्या कहते हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। हम संसद के सदस्य, ये बिल्कुल गलत होगा। हम संसद के सदस्य ऐसा है ही नहीं, हम भारत के लोग से स्टार्ट है वो, ठीक है। हम संविधान सभा के लोग, ये भी गलत है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो अपना इंग्लिश में देखें, ठीक है।
हम इसको पॉज कर लीजिए, आप फिर आसानी से उत्तर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं इसको बता रहा हूँ। भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। अब किस में परिलक्षित होता है ये आपको बताना है। तो भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस में परिलक्षित होता है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मौलिक कर्तव्य में। पहले आप बताइए, फिर मैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो आप इसका देखेंगे तो हमारा ये किस में है, प्रस्तावना में है, ठीक है। प्रियम्बल में इसका आंसर छुपा है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये आप इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखिए, ठीक है, पॉज करके, फिर हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द पंथ निरपेक्ष निरूपित करता है 2018 सभी धर्मों से दूर रहना, एक ईश्वर में विश्वास करना, सभी नागरिकों के लिए धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, विभिन्न धर्मों की अभ्यास करना। अब देखिए, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द पंथ निरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं या धर्म निरपेक्ष, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। चाहे हम धर्म निरपेक्ष कहें, ठीक है, या हम पंथ निरपेक्ष कहें, ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक। तो क्या होता है, अब धर्म निरपेक्ष हमने बताया है, कल आप पुरानी वीडियो मेरी देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है, कि हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं, मतलब हम सभी धर्मों के, मतलब सभी नागरिकों के लिए धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है, सभी नागरिकों के लिए धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले आप लोग इसका, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को पढ़िए, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। भारत के संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से निम्नलिखित में से किन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त होती है। तो किन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त होती, बताइए। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान को अपनाने की तिथि। अब बताइए इसमें कि कौन सा ये आपको, ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से निम्नलिखित में से किन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त होती है। आप पहले आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पे जो होता है, देखो, संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान को अपनाने की तिथि। देखिए इसमें हमारा, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है, ये भी सही है। भारतीय राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति भी बताया गया है। संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य तो है ही है, ठीक है, और संविधान को अपनाने की तिथि लास्ट में 26 नवंबर 1949 डेट भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, या पढ़िए। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। गणतंत्र का हमने देखिए कल पूरा डिटेल में आपको बताया है। राजनीतिक शक्ति के लोगों में निहित होना, सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के लिए खुले हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। आप बताइए इसमें, फिर मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर लिखा करिए आप लोग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भी लिखिए, और यदि आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बताइए। कमेंट में आप हमें बताएंगे, तभी हम अगली वीडियो में आपके लिए इससे और बेहतर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में गणतंत्र शब्द का जो अर्थ है तो राजनीतिक शक्ति, ठीक है, देश के लोगों में निहित है। तभी तो गणतंत्र का मतलब होता है कि हम यहाँ पे हमारा जो गणतंत्र है, यहाँ पे जो जितनी भी राजनीतिक शक्ति है, मतलब कि यहाँ पे जो चुनाव होता है वो पब्लिक ही चुन के भेजती है ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लोगों में ही शक्ति है। जब वोटिंग होता है तो सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं। तो यहाँ से फिर जो जीत के जाता है फिर वही आगे वहाँ पे, ठीक है, संसद विधायक जो होते हैं हमारे MP MLA, वो यहाँ से जीत के तभी जाते हैं। तो जीतते कैसे हैं, जब जनता उनको वोटिंग करता है। तो मतलब कि जो शक्ति है वो जनता के अंदर निहित है। ये हो गया, मतलब राजनीतिक शक्ति देश के लोगों में निहित है, ठीक है। सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। तो ये भी सही है भाई, यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नागरिकों में ही शक्ति है भाई, राजनीतिक शक्ति देश के लोगों में निहित है। तो देश के लोगों के लिए सभी सार्वजनिक कार्यालय जो हैं, ठीक है, वो नागरिकों के लिए खुले हैं। ये भी आपको मैं कल बताया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिएगा, पिछली वीडियो हमारी देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, पॉज करके आप पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर दीजिए। तब तक मैं हिंदी का बता रहा हूँ, ठीक है। आर्थिक न्याय की बात हो रही है। जो संविधान के उद्देश्यों में से एक है का प्रावधान किया गया है। अब आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ पे है, इसका मतलब ये, ठीक है, आर्थिक न्याय जो संविधान के उद्देश्यों में से एक है, मतलब उद्देश्य में तो है ही है, प्रस्तावना में तो है ही है, इसका मतलब क्या, उद्देश्यों में से एक है, ठीक है, का प्रावधान किया गया। तो कहाँ और है, तो इसका मतलब देखिए, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार से तो हमारा ख़त्म कर दिया गया है आर्थिक न्याय, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता पहले थी, लेकिन अब आर्थिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार से हटा दी गई है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए पहले उत्तर, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है, यहाँ पे भी मौलिक अधिकार है, तो ये दोनों ऑप्शन जो हो गया वो कट जाएगा, ठीक है। हमारा बचा क्या, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, बी है, वो सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रस्तावना में तो आप जानते हैं आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे वही हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप पढ़िए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं अगला हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? संप्रभु मतलब हमने देखिए डिटेल में कल बताया था आपको संप्रभु के बारे में। मतलब देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन हैं, और देखिए पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। तो भारत किसी भी विदेशी संस्था के हस्तक्षेप के बिना कोई भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। भारतीय संघ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। भारत संघ के पास राष्ट्रीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बनाने की शक्ति है। अब इसमें आप बताइए पहले, तब हम बताएं संप्रभु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रभु जो है उसका मतलब मैंने कल बताया था कि भारत किसी भी विदेशी संस्था के हस्तक्षेप के बिना, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी निर्णय ले सकता है। मतलब चाहे मतलब इंटरनल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय मामला हो, किसी भी मामले के लिए हम किसी भी विदेशी संस्था या किसी विदेशी राष्ट्र से, ठीक है, हमें कोई भी पूछताछ नहीं करना है, ना उनसे हमें कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसलिए भारत संप्रभु है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है, हमने कल बताया भी था। भारतीय संघ विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, हमें किसी से, ठीक है, राय लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि
अब जो सिक्किम था, ठीक है, सिक्किम हमारा कब बना है? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, हमारा राज्य का दर्जा, और पूर्ण राज्य का दर्जा हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो हमने देखिए सिक्किम को बनाया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा सही है। भारतीय संघ विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है, मतलब भारतीय संघ जो संघ है, भारतीय संघ विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है? भारत संघ के पास, भारत संघ मतलब भारत क्या है? एक संघ है, ठीक है, राज्य का संघ है। तो भारत संघ के पास राष्ट्रीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बनाने की शक्ति है। सही बात है। हमारे पास मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसको हम राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, तो ये भी है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब इसमें 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। समझ में आ गया? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, हम हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसका प्रावधान है। कहाँ पे है ये आप बताइए। विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसका प्रावधान कहाँ पे है? तो यहाँ आप देखिए, आप ऑप्शन प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांत और ए और बी दोनों बताइए। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्रस्तावना भी होगा और मौलिक अधिकार, मतलब ऑप्शन डी होगा। क्यों? प्रियम्बल में तो है ही है हमारा, ठीक है। विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई वहाँ पे, ठीक है। मौलिक अधिकार में भी हमारा विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जब हम करेंगे, पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो उसमें भी आपको मिलेगा विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, और हमारा प्रस्तावना में तो है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए और बी दोनों है वही सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का। और ये 10 प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना इसमें आ रहा है। प्रस्तावना, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद प्रस्तावना को तैयार किया गया था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को दर्शाता है। तो प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या है ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये गलत है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इस संविधान में संशोधन हो भी चुका है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने कल बताया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े भी गए थे, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो सही बात है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तभी उसमें संशोधन हुआ है, वरना होता ही नहीं। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद तो प्रस्तावना को तैयार किया गया था, सही बात है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को दर्शाता है, ये भी हमने कल बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।